गुड गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मेरे इस क्लास में आप लोग भी बहुत कुछ सीखते होंगे। तो सबसे पहले मैं दो लाइन आप सभी को मोटिवेट कर दूं। तो एक जगह कहीं मैं पेपर पढ़ रहा था, शायद उसमें लिखा हुआ था समुद्र और झरने की वार्तालाप। तो समुद्र और झरने की वार्तालाप क्या था भाई? तो समुद्र बहते बहते गलती से पहुंच गई झरने की कुटिया तक। समुद्र बहते बहते गलती से पहुंच गई झरने की कुटिया तक। अब भाई झरने ने समुद्र को देखा, तब अचंभित हो गया कि भाई अब मेरे पास कहाँ आ रहा है, मेरे सारे मीठे जल को खारा कर देगा ये। तभी समुद्र ने झरने से पूछा कि क्या तुम्हें मेरे जैसा बनना नहीं चाहती? क्या तुम मेरे जैसा बनना नहीं चाहती? तुम संसार की समस्त चक्कर नहीं लगाना चाहती? देखो, मैं हमेशा बहते रहता हूँ और भारी मात्रा में, और मुझसे किसी लोगों को मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद ही समस्त धरती पर विराजमान हूँ और घूमते फिरते चलता हूँ। तभी भाई झरने ने बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया कि तुम्हें ज्ञात होगा समुद्र महाराज कि मैं चट्टानों के सीने को चीर के निकलती हूँ और जहाँ निकलती हूँ वहाँ की आसपास की क्षेत्र को अपने जलों से मीठे बना देती हूँ, अपने जलों से उसे मीठे बना देती हूँ। और रहा बात एक सवाल कि तुम्हारे पास लोगों को आने की जरूरत नहीं, तुम उसके पास चले जाते हो, लेकिन मेरे पास लोग मेरे से मिलने के लिए दूर दूर तक से आते हैं और मेरे से मिलने के लिए तरसते हैं। तो मैं छोटी ही सही, लेकिन मैं मीठी हूँ और मैं मीठा ही रहना चाहती हूँ। न तुम्हारे जैसे मुझे बेहद मात्रा में खारे जल नहीं बनना, मैं तुम्हारे जैसा खारे बनकर समस्त जीवों की सर्वनाश नहीं करना चाहती। मैं छोटी हूँ और मीठी ही रहकर सभी जीवों के जीवनदायक बनकर रहना चाहती हूँ। तो इस तरह से समुद्र और झरने के बीच में वार्तालाप हुई और बहुत ही अच्छा बात झरने ने बताई और समुद्र को कि मैं छोटी हूँ लेकिन मीठी हूँ, लेकिन तुम बड़े हो लेकिन खारे हो, समस्त जीवों के लिए तुम विनाशकारी हो। तो ऐसा नहीं हम लोग पर निर्भर करता कि वो छोटे हैं वो बड़े हैं, जो जहाँ पे है वह बहुत ही बेहतर है, बस अपने आप में बेहतरीन ढूंढना है। तो चलिए मैं अपनी इस वाणी को समाप्त करते हुए अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपको उम्मीद होगा कि मैंने पिछले क्लास में मेरे वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 यानी कि पाठ्यक्रम 12.2 का मैंने 434 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोग को, और आज मैं पांचवी क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। तो पांचवी क्वेश्चन क्या है भाई? तो पांचवी क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, चाहे वह कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसमें हम लोग देखते हैं कि वह कह क्या रहा है और उसमें कौन कौन सी पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है भाई? तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें आर, त्रिज्या दिया हुआ है यानी कि 21 सेंटीमीटर है, ये हम लोग मान लिए दिया हुआ है। थीटा यानी कि कोण, कितना डिग्री का कोण बनाती है भाई? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमने इसे 60 डिग्री लिख दिया। अब इसे करते क्या है हम? तो इसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल पे हम लोग इसको दर्शाएंगे। तो सबसे पहले वृत्त का केंद्र को हम लोग ओ से मापते हैं, डिनोटेट करते हैं। अब इसे चाप, क्योंकि त्रिज्या खंड नहीं बन रहा है त्रिज्या द्वारा, क्योंकि व्यास क्या होता है?
व्यास वो होता है जो सेंटर से होकर वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है, लेकिन त्रिज्या क्या करता है, त्रिज्या क्या करता है कि वह डायमीटर का आधा होता है व्यास का। अब यहाँ पे देखते हैं भाई कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। दूसरी बात कि ये जो है 21 सेंटीमीटर है, इसकी 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, यानी कि 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। तो हमें क्या करना है, ए बी और मान लेते कि सी है मेरा, तो ए बी सी यानी कि यहाँ पे चाप कौन है, ए सी बी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें इसमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला का यूज क्या करते हैं हम लोग, पहला चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जितना एंगल बनता है उसे लिखते हैं हम लोग ऊपर, और एक सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि चाप की लंबाई एक चाप है ना, तो चाप एक पेरीमीटर की तरह हो गया, तो 2 पाई आर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसे काट भी सकते हैं हम, 180 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस पे ऑलरेडी बैठा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 180 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थीटा, थीटा मेरा दिया हुआ है 60 डिग्री और 360 डिग्री और इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 लेते हैं, ऐसे 3.14 भी लेते हैं, लेकिन जहाँ दिया हुआ रहेगा वहाँ उसी को पुट करना है, 21 सेंटीमीटर। अब काटते हैं भाई, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 कट गया। अब देखते हैं 2 से इसको काट देते हैं, 2 3 6 और 3 से 7 तरीकी 21, 3 7 21 और 7 से 7 कट गया। अब हम देखते हैं कि ऊपर मेरे पास बचा क्या, तो 22 सेंटीमीटर, यानी कि चाप की लंबाई क्या आ गया मेरा, 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, 0 से 0 काट दिया, 6 6 36 और फिर 2 3 या 6 और 3 से 21 को काट दिया, 3 7 21 हुआ और 7 7 कट गया, बच गया 22। तो इस तरह से हम लोग चाप की लंबाई ज्ञात किए। अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्योंकि हमको इसे इरेज करना पड़ेगा, अब हम इसे इरेज करते हैं भाई। तो 22 सेंटीमीटर आया मेरा आंसर। अब इसे इरेज करते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा क्या कहता है हमें, दूसरा कहता है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग सबको जानते हैं भाई कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता क्या है। तो सबसे पहले त्रिज्या खंड यानी कि 2 सेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, हम थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग मान बैठाते हैं। तो मान क्या था मेरा, तो 21 सेंटीमीटर रेडियस था और 60 डिग्री का कोण था, तो 60 हो जाएगा 60 बटा 360 इंटू 22/7। आर कितना है भाई, 21 है, 21 का स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर है। चलिए हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। अब 60 बटा 360 हुआ। अब क्या करते हैं, 22/7। अब इसे हम 2 बार लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मुसीबत हो जाती है कि सर वहाँ से मतलब किस तरह से उसका 2 बार लिख दिए। तो स्क्वायर था, इसीलिए हम स्क्वायर को 2 बार लिखते हैं। अब काटते हैं, 0 से 0 और 36। अब काट देते हैं, 3 दूना 6 और 3 7 21 कट गया, और फिर 7 से 7 ये भी कट गया और यह 11 12 में कट गया। अब बचा मेरे पास कितना, तो 11 और 21 बचा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का 11 हाथ में 1, 11 गुना 22 और 1 23, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, तो इसको काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 6 6 36 काटा, फिर 6 बचा यहाँ, तो 3 दूना 6 और 3 7 21। अब यहाँ पे क्या किया मैं, 7 को 7 से काट दिया और 2 से 22 को काट दिया, यानी कि 11 बार में, और 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 कम 11 हो गया, हाथ में 1, 11 दूना 22 और 1 23। तो इस तरह से हम लोग देखें कि त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लिया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या है,
तो तीसरा पॉइंट है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो तीसरा पॉइंट क्या है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि फार्मूला क्षेत्रमिति। जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फार्मूला होनी चाहिए। अगर फार्मूला हमारे दिमाग में नहीं है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन बनाते वक्त हम सोचेंगे कि अब उसे फार्मूला बनाएं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले, तो यह दोनों इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। क्योंकि या तो आप फार्मूला उसे बनाना सीखिए या तो आप उसे उस क्वेश्चन को फार्मूला पे डायरेक्ट बैठा के सॉल्व कीजिए। तो देखिए फार्मूला ऑलरेडी होता है r² पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखते हैं इस पे बिठाते हैं हम, इस पे क्या रिएक्शन करता है। तो r देखते हैं, r कितना है 21 सेंटीमीटर। नहीं लिखते हैं भाई, आप लोग समझ जाइएगा। 21 का स्क्वायर पाई, तो पाई का मान 22/7 होता है, बैठा दिए मैंने। थीटा 60 डिग्री है थीटा। अब नीचे कितना है भाई 360। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 360 को ऐसे बैठा दिए। अब किसी को गड़बड़ी की खोजने की समस्या है तो इसको क्या करो कि ब्रैकेट में बंद कर दो और नीचे 360 को रख दो। अब 1/2 साइन, तो 60 डिग्री का ही मान बैठेगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं कि देखो, अब ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 1 हो गया 21 को। हम लोग क्या करते हैं कि इसे जब हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो 21 हो गया। फिर क्या हुआ 4 यानी कि 441 हो गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि अब इसे ऑपरेट करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले इसको ऊपर है नीचे आ गया 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। अब यहाँ पे किसी को दिक्कत थोड़ा बहुत होता है लेकिन होना नहीं चाहिए। अब साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2 होता है। तो अब काटते हैं हम, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 कट गया। चलो ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 2 3 6 और 11 दूना 22। अब यहाँ पे करते हैं भाई 4 4 1 इंटू ऊपर 11 बचा और नीचे 7 और 3 70 21 और ऊपर √3 बचा और नीचे 4 बचा, 2 दूना 4। अब करते क्या है कि 441 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता क्या है मेरा 4 1 इंटू 11 बटा 21। अब इसको ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं भाई और 4 4 1 3/4। अब करते क्या है कि इसको काट सकते हैं 21 बार में, अभी तुरंत ही हम लोग काटे थे। और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 21 इंटू 11 इंटू 4 4 1 441/3/4 इंटू ब्रैकेट हम कर दिए भाई। तो गुना करते हैं 11 कम 11 11 दूना 22 और 1 23 यानी कि 231 माइनस 441 √3 यानी कि √3/4। तो हम लोग देखें क्या कि इसको और भी ऑपरेट किया जा सकता है इसका वैल्यू पुट करके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसे यहीं तक ही छोड़ देते हैं और कुछ फायदा नहीं है कि आगे बनाने के बाद कुछ और फायदा होगा हमें। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से फॉर्मूला पे कुछ भी मैंने किया, आर का वैल्यू पुट कर दिया, पाई 22/7 ले लिया, थीटा 60 डिग्री था और 360 तो है नीचे, 1/2 साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री पर यहाँ पे लिख दिया भाई। अब इसको क्या किया कि इसको हम नीचे ला लिए, 7 नीचे आएगा और 360 भी ऊपर चला जाएगा। अब इसे काट दिया मैंने 6 6 36, फिर 2 से काट दिया, 2 3 6 और 11 2 22। तो इस तरह से देखा, फिर उसके बाद 11 बचा और नीचे 7 और 3 को गुना कर दिए, √1 में √3 से गुना किया, √3 आया तो 2 और आया। अब मैंने क्या किया, साइन 60 डिग्री का मान याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो √3/2 हुआ। उस तरह से मैंने क्या किया कि जो
21 का स्क्वायर होता है 441, और इसे मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट के अंदर गुना कर दिया, फिर 21 21 कट गया, 21 बचा और 11 से मल्टीप्लाई किया और इसको जेब पे तेल छोड़ दिया। तो हमने देखा कि किस तरह से एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन 5 नंबर को किस तरह से मैंने सॉल्व किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करते रहने से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।